वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। चलो, आज हमको बात करनी है सब नया हमारा चैप्टर है और नया चैप्टर का नाम है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रोस्पेक्टस, या यूं बोले सब प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कंसेप्ट है। ये वाला टॉपिक सेक्शन 23 से चालू होगा और सेक्शन 42 तक खत्म होने वाला है। चलो, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लॉ में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसको देखें तो भाई सेक्शन नंबर 23 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपका 42 तक, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होगा आपका पार्ट 1 और एक होगा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेकर 41 तक का जिक्र है, यस, एंड सेक्शन 42 का स्पेसिफिक प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 का जिक्र है। राइट, तो भाई कल के दिन मेरी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आना है तो आपको मेजरली सेक्शन कौन सा वाला चेक करना है, आपको सेक्शन 42 एंड सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट, और जो इस चैप्टर के पार्ट 2 में डील करता है। चलो शुरू करें। तो भाई सेक्शन 23 है, ये बात करेगा पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट की। ओवरऑल बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहां पर 4 तरीके के सब सेक्शन हैं। राइट, तो हमारे पास टोटल सब सेक्शन कितने हैं बॉस? 4 तरीके के हमारे पास टोटल सब सेक्शन हैं। वन बाय वन पढ़ते चले, आराम से आगे चलते चले अपन कि कंसेप्ट ओवरऑल क्या होने वाला है। ओवरऑल सेक्शन 23 में सब आपके 4 तो तरीके के आपके सब सेक्शन है, प्लस एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि बहुत काम का है, जो जाएगा आपका सबसेक्शन 3 के साथ में। उसको हमको डिटेल में बात करनी है कि भाई डायरेक्ट लिस्टिंग वाला कंसेप्ट क्या बात करता है। राइट, चल तो वन बाय वन हम सेक्शन को पढ़ते चले। जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा बैट का इंटरप्रिटेशन है कि भाई किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लॉ में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, वो सारी की सारी चीजें हमको बात करनी है। चल, सबसे पहला सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है भाई? ये सबसेक्शन 1 है आपकी पब्लिक कंपनी के लिए और सबसेक्शन 2 है आपकी प्राइवेट कंपनी के लिए। यहां पर सबसेक्शन 1 और 2 में कोई विशेष बात नहीं करी गई है, कोई टेक्निकल बात नहीं कही गई है। इन्होंने तो सिंपल ये बोला है कि भाई अगर मेरी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में है। बीच बीच में सेक्शन नंबर पढ़ते चले तो आपको सेक्शन नंबर सब जवान पर आपको याद हो जाने हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है। राइट, तो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी किस तरीके से पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है उसका तरीका बताया है, मोड बताया है कि आपके पास क्या क्या विकल्प है जहां से आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो। पहली बात, a public company may issue सिक्योरिटीज। क्या बोला है कि पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है। भैया याद रखना, सिक्योरिटीज वर्ड है, वर्ड शेयर्स नहीं है। और जब भी सिक्योरिटीज वर्ड आता है हम सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज वर्ड को हम इंटरप्रीट कहां से करते हैं? सिक्योरिटीज शब्द कंपनीज एक्ट में सिर्फ ये लिखा है इन्होंने। अगर आप डेफिनेशन में जाओगे कि भैया यहां पर कुछ डिफाइन नहीं है आपका वर्ड सिक्योरिटीज, इन्होंने भी रेफरेंस लिया है फ्रॉम द SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से, और वहां पर 7-8 तरीके की सिक्योरिटीज डिफाइंड है, जिसमें A से लेकर Z तक आपके दिमाग में जनरली जो सिक्योरिटीज आती है वो वहां पर कंफर्टेबल कवर है। चल, तो उन्होंने क्या बोला भाई? पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब पब्लिक कंपनी को अगर पैसा रेज करना है तो आप पब्लिक को क्या इशू कर दो यार? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इशू करोगे तो वो आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। भाई प्रोस्पेक्टस जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 क्लॉज 70 में डिफाइंड है, और प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इशू किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं यार? प्रोस्पेक्टस। राइट, चल, तो इन्होंने क्या बोला है
कि भाई कोई भी पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है पब्लिक को थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 70 में ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट जो इशू करा गया है किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। कहे के लिए सब टू रेज दी मनी, पैसा रेज करने के लिए, उसके बदले में हम क्या इशू करेंगे? सिक्योरिटीज। चलो, जिसको हम क्या बोलेंगे सब? पब्लिक ऑफर। बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट के प्रोविजन को कंप्लायंस करते हुए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, जिसको हमने बोला है सब पब्लिक ऑफर। एक बात, अच्छा ये पार्ट है फर्स्ट। बी वाला ऑप्शन क्या है? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पब्लिक कंपनी पैसा रेज कर सकती है, और प्राइवेट प्लेसमेंट का पूरा जिक्र सेक्शन 42 में है। और अगर हम ये पर्टिकुलर चैप्टर में बोले तो भैया इसका सेकंड पार्ट है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन के रिस्पेक्ट में ये वाली बात करता है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो मेरी पब्लिक कंपनी को पैसा रेज करना है तो मेरी पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी। फर्स्ट ऑप्शन पब्लिक ऑफर के थ्रू, सेकंड ऑप्शन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। कुछ एक शब्द डिफाइन है जिन शब्दों को हमने रेफरेंस लिया है। से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज तो सेक्शन 2H की तरफ भागे हैं। से फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 की तरफ जाए हैं, और वहां से हमने इनका रेफरेंस लिया हुआ है। आगे, या फिर आपकी कंपनी सब राइट इशू या बोनस इशू की बात भी कर सकती है। राइट, राइट इशू नाम से लग रहा है यार, राइट दिया है किसी को, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में डिफाइंड है, और सेक्शन 63 में आपका बोनस इशू डिफाइंड है कि भाई बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो फ्री में शेयर मिलते हैं, पब्लिक को एक भी पैसा कॉस्ट नहीं लगती है, सब पब्लिक को तो फोकट का शेयर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? बोनस इशू या बोनस शेयर्स। तो इन्होंने बोला है सब राइट इशू या बोनस शेयर्स। लॉजिकल देखे, बोनस शेयर से कंपनी को पैसा तो मिलता ही नहीं है, तो ये तो कोई तरीका हुआ ही नहीं रेस करने का। बट हाँ, वो हम प्रीमियम से लेकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कंपनी के अगर हम अकाउंट्स में चेक करें तो शेयर कैपिटल में पैसा आ जाएगा, बट एक्चुअल में पब्लिक से पैसा तो नहीं आता है बोनस शेयर से। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन से इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से। और इन केस ऑफ अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कौन सी है बॉस? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी डिफाइन करी गई है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। क्या क्या लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में क्या क्या एक्सक्लूजन है, वो रूल से अलग बताया है वहां पर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी जो आज लिस्टेड नहीं है बट वो जा रही है सब लिस्टिंग के लिए, which intends to get listed securities also with the provision of SEBI Act। तो भैया आपको सेबी एक्ट के भी प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स को, रेगुलेशंस को जो यहां बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपकी कंपनी को, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को मे इशू सिक्योरिटीज, वर्ड है मे, कंपलसरी नहीं है आपको भी, आप तो प्रमोटर के पैसे से एंजॉय करो। हाँ, पब्लिक के पैसे के पास जाना है तो आप सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। पहला ऑप्शन पब्लिक ऑफर, दूसरा ऑप्शन प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन राइट या बोनस शेयर्स की बात करी है। सब पब्लिक ऑफर में प्रोस्पेक्टस का जिक्र है, सिक्योरिटीज वर्ड का जिक्र है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 की बात करता, राइट इशू में सेक्शन 62(1)(a) की बात करता, बोनस इशू में सेक्शन 63 की बात करता। तो ये हमारा छोटा सा सब सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये कौन सी कंपनी के लिए बॉस? पब्लिक कंपनी के लिए। चले, अब हम बात करें यार प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या जिक्र है? प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली यहां पर पब्लिक ऑफर तो आएगा नहीं, क्योंकि भैया प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर ला ही नहीं सकती है। अरे भाई डेफिनेशन है ना यार, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी में साफ साफ मना करा है कि भैया 200 से ज्यादा को शेयर इशू मत करना, राइट। तो प्राइवेट, तो यहां पर क्या विकल्प है? तो यहां पर उन्होंने बोला है कि भैया राइट इशू या बोनस शेयर्स के थ्रू विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के थ्रू आप पैसा रेज कर लो, या प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 के थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी के पास 2 ऑप्शन, पब्लिक कंपनी के पास 3 ऑप्शन। प्राइवेट कंपनी के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। पब्लिक कंपनी के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। आगे, ये वाला थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाने वाला प्रोविजन है।
एक शब्द में कंसेप्ट को कंप्लीट करें तो भैया सबसेक्शन 3 बात करता है डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनी इक्विटी शेयर्स, सच क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब क्या सारी की सारी पब्लिक कंपनी की बात करेंगे क्या? आंसर इज नो। इन्होंने क्या बोला भैया? सच क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब वो सच क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब्ड होगा। प्रिस्क्राइब्ड होगा तो भैया वो रूल्स में डिफाइंड होगा, क्योंकि जब जब ये वर्ड लिखा होता है तब तब हम कहां भागते हैं? सब रूल्स की तरफ भागते हैं। ध्यान से, सच क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी में इशू सच क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत ध्यान से, कुछ पब्लिक कंपनी कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की इशू कर सकती है। इसका मायने ये है हर पब्लिक कंपनी हर तरह की सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। कौन इशू कर सकता है? वो कंपनी डिफाइन करी है। क्या इशू कर सकता है? वो सिक्योरिटीज डिफाइन करी गई है। ये चीज हमारे काम की है। काहे के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिटेड फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ध्यान से, वो भी मतलब कंपनी स्पेसिफाइड है, सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है, स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाइड है, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड है। हर चीज नियम कानून के हिसाब से चल रही है, हर चीज परमिटेड है, हर चीज स्पेसिफाइड है, हर चीज मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं भी जाके लिस्टेड हो जाओ ना। और सच अदर ज्यूरिडिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जहां जहां ये वर्ड लिखा रहता है सब बच्चों को पता है कि भाई हम कहां भागते हैं? रूल्स की तरफ। तो सबसेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, सबसेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। थर्ड तरीके का सबसेक्शन ऑल टुगेदर डिफरेंट सबसेक्शन है, और वो क्या बोल रहा है कि भाई आपकी कंपनी है पब्लिक कंपनी, कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, हम सारी पब्लिक कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। कौन सी है? रूल्स में लिखा होगा। सिक्योरिटी इशू करती हैं वो भी सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, सारे के सारी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते आप। वो भी कहां डिफाइंड है? आपका रूल्स में डिफाइंड है। कहां पर लिस्टिंग होगी? परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करी गई है, जो जो स्पेसिफाइड है वहीं पर, वो भी फॉरेन परमिटेड ज्यूरिसडिक्शन में। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन 3 जो है वो आपको एक बाउंड्री बना दिया कि भाई आपको अगर ये काम करना है तो इस दायरे में करना है, इस दायरे के बाहर नहीं जाना है। शुरू करें। ये है इसका रूल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 24 जनवरी 2024 को। इसका मतलब ये है कि भैया ये रूल्स पहले नहीं आए थे, राइट। एक्ट कब आया था? 2013 में। रूल्स कब आए थे भैया? 2014 अप्रैल से आ गए थे। और ये नोटिफिकेशन जो आया ये 2024 में। 2024 के पहले सबसेक्शन 3 बस प्रिस्क्राइब्ड डाल के छोड़ दिया, कुछ नहीं था यहां पर। 2024 में ये रूल्स आए और इन रूल्स के बाद इनकी बात हुई कि भैया करना क्या है हमको। चले, इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्म बाय सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23 का पावर यूज करते हुए सेक्शन 469 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना रूल्स कौन इशू करता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन इशू करता है? स्पेसिफाइड बोर्ड अंडर द एक्ट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारे पास में कि भाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5 तरीके के रूल्स मिलने वाले हैं। रूल 1 से लेकर रूल 5 तक मिलेगा, राइट। मतलब सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 के साथ में जो हमको रूल्स पढ़ना है वहां पर 5 तरीके के रूल्स हैं। 5 तरीके के रूल में रूल नंबर 1 और 2 ज्यादा काम का नहीं है, बट 3, 4, 5 काम का है। शुरू करें वन बाय वन। सबसे पहला रूल नंबर 1 तो आपकी बताता है कि भैया तेरा नाम क्या है, वो ओवरऑल कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन पार्ट जो है वो कहां पर है साहब? आपका रूल नंबर 2 में है, और रूल नंबर 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the company's listing of equity shares in permissible jurisdiction rules 2014। ये इसका नाम हो गया, राइट। ये इसका नाम हो गया कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल ज्यूरिडिक्शन रूल्स 2014। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने वाली बात है। ये जो लिस्टिंग होगी
परमिसिबल ज्यूरिडिक्शन अगर हम एक लाइन में खत्म करें तो ये बात कर रहा है IFSC। अरे वो अहमदाबाद में है ना, वहां पर सूरत में गिफ्ट सिटी जो हमारी है, राइट, गिफ्ट सिटी की बात कर रहा है वो। तो जो अहमदाबाद में सब गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी बनाई गई है गुजरात में, उस गिफ्ट सिटी में अगर इंडियन कंपनी को अपने शेयर लिस्ट आउट करने हैं तो वो किस तरीके से होगा, वो कंसेप्ट यहां बताया है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इक्विटी शेयर्स। तभी तो वहां पर वर्ड था परमिटेड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, याद आया ना। मतलब सारी की सारी सिक्योरिटीज जो सेक्शन 2H ऑफ SCRA में, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कुछ कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही है, बस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही लिस्ट आउट होगा IFSC में, और कुछ लिस्ट आउट नहीं होगा। चले, दे शैल केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हमें एक खास इंपॉर्टेंट वर्ड मिला कि भैया ये पर्टिकुलर रूल्स बात करेंगे लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन में। चलो, तो रूल 2 क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस बताई हैं आपको बहुत ध्यान से। पहला, एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, हमारे लिए कोई विशेष काम की डेफिनेशन नहीं है। अथॉरिटी मतलब, अच्छा, अथॉरिटी मतलब यहां पर कंपनी लॉ बोर्ड नहीं आएगा, यहां पर क्या है इन्होंने, क्योंकि हम एरिया हमारा IFSC है, IFSC का फुल फॉर्म मतलब इंटरनेशनल, IFSC का फुल फॉर्म मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो यहां पर ये IFSC में एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफाई कर दी, उसका नाम है सब IFSCA, अथॉरिटी वर्ड लगा दिया। जो सेक्शन 4 ऑफ IFSCA एक्ट 2019 में, इसके सेक्शन 4 में जो अथॉरिटी बनाई गई है, वो अथॉरिटी को यहां पर अथॉरिटी है, मतलब कल के दिन अगर कुछ भी काम करना है, कोई भी अप्रूवल लेना है, कुछ भी काम अप्रूवल लेना है, कोई भी काम करना है आपको, कोई विवाद हो गया है, सबसे पहले IFSCA जो सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट का नहीं है, सेक्शन 4 IFSCA एक्ट 2019 का है, पहले वहां जाकर बात होगी, फिर बाद में बात होगी। तो इन्होंने अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दिया। फीस, जो कंपनीज एक्ट में फीस है, वो फीस यहां पर जिक्र होगा। परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन की बात करी गई है, तो भैया मींस अ ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, राइट, और फर्स्ट शेड्यूल में IFSC का जिक्र है कि भारत में जो IFSC हैं उनके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट शेड्यूल बात करता है, वो है आपका परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन। की लिस्टिंग कहां करानी है, तो लिस्टिंग करानी है आपको परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन, और परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन मतलब IFSC, मतलब गुजरात की बात करें। चले, स्केड्यूल मींस द स्केड्यूल अनेक्स्ड टू द रूल। अगर रूल्स के साथ में कोई स्केड्यूल अनेक्स्ड है तो वो स्केड्यूल का जिक्र है। और स्कीम रेफर्स टू डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अरे भाई, ये डायरेक्ट लिस्टिंग क्या है? डायरेक्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया विद रूल्स के साथ में 2024 में। इसका मतलब ये है कि कोई इनडायरेक्ट लिस्टिंग भी होता होगा। तो आपने वर्ड सुना होगा ADR, आपने वर्ड सुना होगा GDR, राइट, विप्रो कंपनी, सब विप्रो का ADR है बाहर, इन्फोसिस का, इन्फी का ADR है बाहर। ये हुआ इनडायरेक्ट लिस्टिंग, जो जीवन के अनंत काल से चला आ रहा था कि अगर इन्फोसिस को अमेरिका से पैसा रेज करना है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ ADR पैसा रेज करता था विद द हेल्प ऑफ कस्टोडियन। एक डोमेस्टिक कस्टोडियन हुआ करता था, एक ओवरसीज कस्टोडियन हुआ करता था, और इनकी हेल्प से अपने शेयर्स देकर शेयर्स को कन्वर्ट करके ADR GDR में
एडीआर जीडीआर में क्या डिफरेंस है भैया? अमेरिका में इशू करोगे तो एडीआर वर्ड होगा, अमेरिका के अलावा और कहीं जाओगे तो जीडीआर वर्ड होगा। चाइना पहुंच गए, रिलायंस कंपनी चाइना से लेकर आ रही है तो वहां पर क्या इशू होगा चाइना में? जीडीआर। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में 2024 में रूल्स आ गए और इन्होंने क्या बोला, एक काम करो यार, अगर रिलायंस को बाहर से पैसा लेना है आप तो क्या करो, अपनी डायरेक्ट लिस्टिंग करो आईएफएससी में। याद रखना आईएफएससी नाम से ही है इंटरनेशनल, है भले भारत में, है भले गुजरात में, है भले सब कुछ यहीं पर, लेकिन इसको ट्रीट हम क्या करेंगे, सब आउटसाइड इंडिया पेपर पे। अरे भाई आपका वो होता है ना एससीजेड एक्ट है ना 2005 वाला, तो है भले भारत में लेकिन हम उसको पेपर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रीट करते हैं। अगर वहां से कोई गुड्स का मूवमेंट होता है तो, या भारत से मतलब रेस्ट ऑफ डीटीए से, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया जो होता है, वहां से अगर कोई मूवमेंट होगा और वो एससीजेड एरिया में जाएगा तो हम मानेंगे एक्सपोर्ट करा है, एससीजेड एरिया से आ रहा है तो उसको हम इंपोर्ट मानते हैं। प्रमोशन वाला गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वही चीज है। ये पर्टिकुलर एससीजेड एरिया में नोटिफाई किया गया है तो इसको इंटरनेशनल है। तो रिलायंस कंपनी अपनी, अब आपको ये एडीआर जीडीआर के थ्रू कन्वर्ट कराकर ये करके वो करके लिस्टिंग नहीं करानी है। बाहर वाले को पैसा लगाना है वो आईएफएससी सेंटर में पैसा लगाएंगे, रिलायंस कंपनी लिस्ट कराएगी आईएफएससी में और आईएफएससी में उसके शेयर्स बिकेंगे। बाहर के जो फिरंगी लोग हैं सब, वो लोग यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। इसलिए वर्ड क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट लिस्टिंग। और ये हुआ था आपका इनडायरेक्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट। चले, तो द स्कीम मींस द डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। यहां पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इन इंडिया वाला। ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज स्कीम्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हो गई आपकी स्कीम की बात। चले तो ये क्या है आपका, ये हो गया रूल 21। रूल 21 में z डेफिनेशंस दी गई हैं और रूल 22 ये क्या बोल रहा है, रूल 22 क्या बोल रहा है कि भाई जो भी डेफिनेशन इस रूल में नहीं डिफाइंड है वो डेफिनेशन आप कंपनीज एक्ट से ले लेना यार। इसको हम बोलते हैं बोरोड डेफिनेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको हम, बोरोड डेफिनेशन क्लॉज। कि भाई जो यहां डिफाइंड नहीं है वो आप कहां से ले लो यार, कंपनीज एक्ट से। द वर्ड एक्सप्रेशन यूज हियर इन एंड नॉट डिफाइंड, हमने वर्ड यूज करा बट रूल्स में डिफाइंड नहीं है, but defined in the act or in the company specific and definition details rules 2014 or the scheme shall have the meaning and respectively assigned to them in the act rules or the scheme। तो ये क्या हुआ आपका बोरो डेफिनेशन। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा है, रूल 1 की बात करी है और रूल 2 की बात करी है, करेक्ट। चलो अब रूल 3 बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, भाई किस किस पर लगेगा। द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स शैल अप्लाई टू, प्रोविजन किस पर लगेगा बॉस, सबसे पहला अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी तो है बट नॉट लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आप बीएससी पे लिस्ट नहीं हो, आप एनएससी पे लिस्ट नहीं हो, वो कंपनी जाकर आईएफएससी पे लिस्ट हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई पहले आपको कहां रजिस्टर होना पड़ेगा, बीएससी एनएससी पे ना, आप डायरेक्ट लिस्टिंग कहां कराओ, यहां पर, राइट। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करी गई है एक पॉइंट में, या फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी हम बात करेंगे सब रिलायंस की, हम बात करेंगे टाटा की, राइट। लिस्टेड अदानी जी साहब की, ऑलरेडी आप लिस्टेड हो एनएससी बीएससी पर, as far as they are in accordance with the regulation framed or direction issued in this regard by the SEBI or the authority which issue their security for the purpose of listed
ऑन द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो भी आपकी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है वो आ सकती है। 3A बात करता है और 3B में क्या बोला है कि भाई पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो करेंगी, बट उनको सेबी के रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा या कोई डायरेक्शंस कोई अथॉरिटी ने इश्यू करे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लिस्टेड हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रूल 3 का। मतलब सेबी ने क्या करा होगा, सेबी ने कोई रूल रेगुलेशन इशू करा होगा, उस रेगुलेशन में बोला होगा कि भैया अगर आपको लिस्टेड कंपनी हो और आपको IFSC पर लिस्ट आउट करना है तो आपको वो रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। इन दैट केस यू नीड टू कंप्लाई दैट पर्टिकुलर सेबी रेगुलेशन आल्सो। सो 3A 3B क्या बात कर रहा है, 3A बात करता है भैया रूल कौन सा है यार, रूल 3 है और ये बात करता है एप्लीकेशन की। यहां पर A है और कौन सा है B। A वाला क्या बात करता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए बात करेगा और B वाला बात करेगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। बट आपको किसकी बात माननी है, सेबी की, राइट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अच्छा दोनों इंडिया की होंगी, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। चले ये पब्लिक कंपनी है, तो यहां तक मेरे ख्याल से समस्या कोई भी नहीं है। अब एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक कंपनी है 180 शेयर होल्डर्स है, क्या ये IFSC पर अप्लाई हो सकती है, यस या नो? आंसर इज यस। लॉ ने क्या बोला है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सब्जेक्ट टू रूल 5 में जो बात करी गई है वो रूल 5 की बात मानते हुए अकॉर्डिंगली हम लिस्ट आउट हो सकते हैं। अब रूल 4 थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, शुरू करें। लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शंस की बात कर रहा है। रूल कौन सा है, 4। अब रूल 4 में सब रूल 1 है, सब रूल 2 है, सब रूल 3 है, सब रूल 4 है और 5 है। तो भैया रूल 4 में जो हमारा रूल 4 है, रूल 4 की हेडिंग क्या है यार, लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज। इस रूल में ओवरऑल सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4 और सब रूल 5। रूल 4 में सब रूल कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 5। याद रखना एक्चुअल रूल भी 5 ही है। चले वन बाय वन पढ़ते चले, समझते चले। तो ये बात कर रहा है लिस्टिंग की बहुत ध्यान से। पहला, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये प्रोविजन किस पर लगेगा यार, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर, विच डज नॉट फॉल अंडर रूल 5। रूल 5 में इन एलिजिबल कंपनीज का जिक्र है कि भैया ये डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं और इनको हम IFSC पे लिस्ट नहीं होने देंगे। तो इन्होंने बोला साहब आप ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो रूल 5 में नहीं आती, मतलब डिफॉल्टिंग नहीं है, पहली बात। एंड आपके कोई पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स भी नहीं है, विच हैज नो पार्टली पेड अप शेयर्स। मतलब पार्टली पेड, आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो,
आप रूल 5 में नहीं आना है, मतलब डिफॉल्टिंग कंपनी की लिस्ट में नहीं आना है। प्लस एक और कंडीशन क्या है, आपके कोई पार्टली पेड अप शेयर्स ओपन नहीं होना चाहिए। जितने भी शेयर्स इशू करें आपकी कंपनी ने वो सारे के सारे फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और अगर है तो पहले फुल्ली पेड अप करके आओ फिर आना यहाँ पर। रूल 4(1) में अलाउ करेगा। May issue equity shares for the purpose of listing on the stock exchange in permissible jurisdiction, राइट। तो यहां पर कुल मिलाकर सब दो कंसेप्ट हैं भैया। एक तो रूल 5 में रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज की बात करी गई है कि जिनको हमने मना कर दिया कि भैया तू एलिजिबल नहीं है, राइट। प्लस आपके कोई पार्टी पेड अप शेयर्स पेंडिंग नहीं है, अगर हैं पहले उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो फिर इश्यू के लिए आना। Explanation. For the purpose of this rule, issue of equity shares shall include OFS offer for sale of equity shares by the existing shareholder of the unlisted public company for listing on the stock exchange in a permissible jurisdiction. ठीक है, तो कुल मिलाकर 4(1), अगर 4(1) की बात करें तो 4(1) क्या बोल रहा है? 4(1) बोल रहा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कि भाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिस्टिंग करा सकती है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। रूल 5 आपके ऊपर नहीं लगता हो, प्लस आपके पार्टली पेड अप नॉट अवेलेबल, या नॉट इशू। बराबर है। अच्छा, ये वाली चीज एक तो भैया रूल 5 में आपकी डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज में नाम नहीं आना चाहिए, प्लस आपकी कंपनी ने पार्टली पेड अप नहीं है। अगर ये दोनों चीजें यस हैं, तो फिर आपकी कंपनी लिस्टिंग के लिए आ सकती है। याद रखना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कंपनी अपने शेयर दे सकती है लिस्टिंग के लिए, पैसा उठाएगी ना बाहर से, प्लस इसमें ऑफर फॉर सेल भी कवर है, OFS। तो दोनों चीजें कवर है, दोनों तरीके से पैसा हम रेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा 4(1). 4(2) क्या बोल रहा है? द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर रेफर्ड इन सब रूल 1 shall also comply with the requirement of the scheme। 4(2) क्या बोल रहा है कि भाई ये कंपनी को प्लस OFS को ये स्कीम के रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो करेंगे ही भाई, अगर लिस्टिंग हम यहां पर इश्यू करेंगे तो। थर्ड, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट बात कर रहा है TCS के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट बात कर रहा है रिलायंस के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट बात कर रहा है अदानी साहब के लिए। मतलब आप लिस्टेड कंपनी हो, listing of equity share on permitted stock exchange in permissible jurisdiction by an unlisted public company, listing of equity shares on permitted stock exchange in permissible jurisdiction by an unlisted। अच्छा, ये बात करेगा पहले आपका जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है which also intends to get listed equity share listed with any stock exchange, जो ऑलरेडी जा रहा है कि भाई हम यहां पर कराएं, तो लॉ ने बोला आपको सेबी का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल जुरिडिक्शन बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हिच आल्सो, मतलब आप चाहते हो कि हम NSE BSE पर भी लिस्टिंग कराएं और यहां भी लिस्टिंग कराएं, तो ये ऑलरेडी लिस्टेड वाली की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, कि भाई आप तो डायरेक्ट लिस्टिंग भी IFSC पर भी लिस्ट कराना चाहते हो और NSE BSE पर भी, करेक्ट, उनकी बात कर रहा है। तो यहां पर किसके लिए बात कर रहा है? वो जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो दो लिस्टिंग कराना चाहती है,
एक तो आईएफएससी पे लिस्ट कराना चाहती हैं प्लस एक कराना चाहती हैं एनएससी बीएससी पर। तो लॉ ने बोला करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेबी का कंप्लायंस कर लेना। सेबी कंप्लायंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका सब सेक्शन 3 की अपन ने बात करी है। सब सेक्शन 4, द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल फाइल द प्रोस्पेक्टस। जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है इनको फॉर्म प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट क्या होगा यार, लीप वन। लीप वन में एक फॉर्म बताया है, लीप वन एमसीए का फॉर्म है, उसमें फॉर्मेट बताया, specified in the second schedule along with the fees within a period of 7 days after the same has been finalized and filed in the permitted stock exchange। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 में बोला है भाई प्रोस्पेक्टस फाइलिंग की। फॉर्म कौन सा है यार, फॉर्म है लीप वन में। लीप वन में फॉर्म है जिसमें प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट होगा, ये आपको फाइल करना है फीस के साथ में, राइट। और कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, जब से आपने प्रोस्पेक्टस को फाइनलाइज किया है एंड आईएफएससी में फाइल किया है, राइट। अरे भाई जैसे सेबी में फाइल करते ना वैसे यहां भी फाइल करना पड़ेगा आपको। तो ये पर्टिकुलर आपका हो गया कौन सा वाला, ये 5th पॉइंट। आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल जुरिडिक्शन, द कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। एक बार आईएफएससी में लिस्टेड होगी तो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाइज करना पड़ेगा in preparation of the financial statement in addition to all other accounting standard which may be required to comply for the preparation of financial statement। और यहां पर you need to comply Indian accounting standard का compliance करना पड़ेगा after listing on IFSC। करेक्ट, तो ये वाली चीज हमारे लिए काम की है। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, तो भाई रूल नंबर 4 में 5 तरीके के सब रूल हैं और ये बात करते हैं प्रोसीजर पार्ट। पहला वाला क्या बोल रहा है कि भाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो आ रही है वो रूल 5 में डिफॉल्टिंग नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड कंपनी कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, प्लस आपके पार्टली पेड अप शेयर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, वरना आपको हम लिस्टिंग नहीं करने देंगे। जो बीच में प्लस है। दूसरा, आपको स्कीम्स, आप लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, स्कीम फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर साइमल्टेनियसली इफ यू वांट टू लिस्ट ऑन आईएफएससी एंड एनएससी बीएससी, सेबी की बात मानना है आपको, प्रोस्पेक्टस इशू करना है लीप वन वाले फॉर्म में, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना पड़ेगा। आगे रूल 5 में रिस्ट्रिक्टेड कंपनी की बात करी गई है। कुछ एक कंपनी को हमने मना करा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। अ कंपनी शेल नॉट बी कंपल्सरी, मना कर दिया, आप बाहर रहो, आपकी फॉरेन लिस्टिंग अलाउड नहीं होगी। अ कंपनी शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इशूइंग इट्स इक्विटी शेयर फॉर लिस्टिंग in accordance with these rules in case it has been registered with under section 8 or declared as a निधि section 406 of the act। एनजीओ एनपीओ को मना किया है लिस्टिंग के लिए, भूल जाओ, निधि कंपनी के लिए भूल जाओ, ऐसी कंपनी ये कभी भी एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल, उनको भी मना किया है। लॉ ने बोला आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हो, राइट, हम लिस्टिंग के लिए मना कर दिए आपको। आप ये नहीं बोल सकते सर हमारे पास तो शेयर कैपिटल, लॉ ने बोला गारंटी कंपनी होना यार आप। तो भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको इस केस में भी लिस्टिंग के लिए मना कर दिया। तो पहला वाला केस क्या है आपका, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी को मना कर दिया। दूसरा गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल को, राइट। चले यहां पर इसका हम चार्ट बनाते चले। तो रूल 5 में रिस्ट्रिक्टेड कंपनी आ गई।
तो रूल 5 में रिस्ट्रिक्टेड कंपनी आ गई, तो ए वाले में कौन सी कंपनी आई भाई? सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी को मना कर दिया। बी में गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल को मना कर दिया कि भैया आपको हम लिस्टिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा, ऐसी कंपनी जिनके आउटस्टैंडिंग है डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज पर चैप्टर 4-5 ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, एक्सेप्ट करे हैं आपने पब्लिक से, हमने आपको मना कर दिया कि भाई हम आपको हम आपको क्या नहीं करने देंगे, आपको हम लिस्टिंग की परमिशन नहीं देंगे। Has any outstanding deposits accepted from the public? अब from the public मतलब ये तो पब्लिक कंपनी होगी, और वो भी पब्लिक कंपनी कौन सी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अरे भाई थोड़ा सा अगर हम बाद में बात होगी एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही सेक्शन 76 में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी बात है। फिर डी पॉइंट क्या है? हैज अ नेगेटिव नेटवर्थ। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या था? अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं पब्लिक से, वो उनके लिए मना किया है कि भाई आपको हम फॉरेन लिस्टिंग नहीं करने देंगे। याद रखना, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स मतलब अनपेड डिपॉजिट्स वर्ड नहीं है, इन्होंने तो बोला आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, मतलब आपके पास अगर डिपॉजिट्स हैं पब्लिक से एक्सेप्ट करे हैं आपने, लीगली एक्सेप्ट करे हैं, अभी भी 3 साल के अंदर ही हैं, बट वो आउटस्टैंडिंग तो है, तो लॉ ने बोला साहब उनके लिए बात करी गई है हमने। और डी वाले पॉइंट में नेगेटिव नेटवर्थ है। और नेटवर्थ कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 57 में। नेटवर्थ कहां डिफाइंड है भाई? सेक्शन 2 क्लॉज 57 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाले में। तो ये हो गया आपका डी वाला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है? सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास में? गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल की बात है। सी वाला पॉइंट आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पब्लिक वाली बात है। चौथा वाला पॉइंट नेगेटिव नेटवर्थ है। फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्थ सेक्शन 2 क्लॉज 57 वो यहां पर जिक्र है। ई पॉइंट, ऐसी कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है, हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक, आपने किसी बैंक के ड्यूज में डिफॉल्ट किया है ऐसी कंपनी, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्ट किया है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर इनके डिफॉल्ट में इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, प्रोवाइडेड दैट this clause shall not apply if the company had made good the default and a period of 2 years had lapsed since the date of making the default good। मतलब ये वाला पॉइंट ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है किसका? बैंक के ड्यूज में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ड्यू में, एनसीडी के ड्यूज में, या और कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ड्यू में, और आपने अगर डिफॉल्ट को ठीक कर दिया तो लॉ ने बोला 2 साल तक वेट करो, 2 साल के बाद आप लिस्टिंग के लिए आना, एकदम से नहीं आ सकते, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। एफ पॉइंट, हैज मेड एनी एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर द एक्ट और द रेजोल्यूशंस और वाइंडिंग अप अंडर द आईबीसी और इन द केस ऑफ अगेंस्ट द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप। भैया वाइंडिंग अप के लिए आ रहे हैं तो काय के लिए पैसा लोगे यार? या फिर आपने डिफॉल्ट करा है फाइलिंग एनुअल रिटर्न 92 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो लॉ ने बोला साहब हमने आपको मना कर दिया। 2 पॉइंट है हमारे पास। एफ पॉइंट क्या है बॉस? अगर कंपनी ने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाइड करा है, राइट, या आईबीसी में आपका केस चल रहा है, तो या आपने एनुअल रिटर्न EFG
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट करी है, राइट, तो भी आपको हमने मना कर दिया कि भैया नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी रिस्ट्रिक्टेड कंपनी का जिक्र। द फर्स्ट शेड्यूल परमिसिबल जुरिडिक्शन की बात जो करी गई है उसमें कौन कौन आएगा? परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, वो आएगा। एनएससी सर्विस सेंटर इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब सीधी बात है जो आईएफएससी है उनको ही हमने परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज की बात करी गई है। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी को। रेफर टू इन सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 4, चैप्टर सेक्शन 89, 90। अच्छा, ये काय के हैं सेक्शन? ये है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन वाला। ये पेमेंट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड के लिए 127 मतलब गवर्नमेंट किसी को भी रिलैक्सेशन दे सकता है कल के दिन चाहे तो, वो बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखेगा और फिर वो दे सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, ये सब शामिल होगा पब्लिक ऑफर में। और हमने एक वर्ड देखा था नेटवर्थ, नेटवर्थ में क्या क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्थ मतलब एग्रीगेट, मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस करो, इसमें रिजर्व प्लस करो, जो प्रॉफिट में से रिजर्व बनाए गए हैं वो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आएगा, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा, एंड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्लस माइनस होगा। खर्चे माइनस क्या करना है? आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ लॉसेस उसको माइनस करो, डिफर्ड एक्सपेंडिचर को माइनस करो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट बट डज नॉट इंक्लूड, ऐसे कोई रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व उसको काउंट नहीं करना है, ये हमारे पास है। और पेड अप शेयर कैपिटल मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इक्विवेलेंट अमाउंट रिसीव्ड एज अ पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड, उसको हम पेड अप बोलते हैं। तो ये वाले हमारे पास डेफिनेशन क्लॉज है जो हमने बात करी है। तो ये ओवरऑल हमारे पास सेक्शन 23 है जो हमने रूल्स के साथ में बात करी है। याद रखना भैया, रूल है 5, पांचवा रूल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कंपनी के लिए है, चौथा रूल है वो लिस्टिंग के लिए, और तीसरा है एप्लीकेशन के लिए। और मेजरली बात करी गई है सब लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि लिस्टिंग के लिए तो आपको सेबी की बात माननी पड़ेगी। तो ये है हमारा सेक्शन 23 की बात। होप सो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इतना कोई रूल्स के बारे में नहीं आया, बट कभी आ जाए तो हम उसके लिए तैयार रहें। चल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।